नमस्कार। 30 अगस्त 2025 के समसामयिक घटनाक्रम की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। यह है भाग 1। हम उन खबरों पर गहराई से बात करेंगे जो खास तौर पर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा मकसद है कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालकर आप तक पहुँचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जीव विज्ञान से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ZSI के वैज्ञानिकों ने स्प्रिंग टेल्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। नाम है सलीना ओरिएंटिया मैकुलाटा और सलीना स्यूडोमोंटाना। नाम थोड़े मुश्किल है। हाँ, नाम थोड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनके पीछे वजह है। ऑरेंटिया मैक्युलाटा का नाम उसके अनोखे चमकीले नारंगी धब्बों की वजह से है। हाँ। ऑरेंज मतलब नारंगी। ये उसके समूह में मतलब सेलेना जीनस में काफी असामान्य है। और स्यूडोमोंटाना इसलिए क्योंकि ये पहले से पहचानी गई सेलेना मोंटाना प्रजाति से काफी मिलती जुलती है। स्यूडो मतलब झूठा या मिलता जुलता, और ये दोनों ही विश्व स्तर पर फैले सेलेबेंसिस ग्रुप का हिस्सा हैं। अच्छा, लेकिन ये स्प्रिंगटेल्स या कोलम्बोला इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मतलब आमतौर पर इतने छोटे जीवों पर ध्यान कहाँ जाता है? सही कहा, लेकिन यही तो खास बात है। ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जमीन पर रहने वाले हेक्सापॉड्स यानी 6 पैरों वाले जीवों में से हैं, करोड़ों साल पुराने। ये आपको मिलेंगे पत्तों के ढेर में, सड़ी लकड़ी में, मिट्टी में, और चुपचाप बहुत जरूरी काम करते हैं, जैसे मिट्टी की संरचना सुधारना, पोषक तत्वों का चक्रण मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और सबसे अहम ये संकेतक प्रजाति इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर काम करते हैं। संकेतक प्रजाति ये क्या होता है? मतलब किसी चीज का संकेत? हाँ बिल्कुल, संकेतक प्रजातियां वो होती हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। हाँ। तो अगर उनकी आबादी कम हो रही है या उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो ये हमें एक तरह की शुरुआती चेतावनी देता है कि भाई इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जैसे प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन का असर। कोलम्बोला की संख्या मिट्टी के स्वास्थ्य का या खेती की स्थिरता का अच्छा संकेत दे सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो भारत में इनकी खोज का क्या महत्व है? मतलब 40 साल बाद मिली हैं ये प्रजातियां। हाँ, भारत में इस सेलिना जीनस की प्रजाति आखिरी बार 1979 में रिपोर्ट हुई थी। तो इतने लंबे अंतराल के बाद इन 2 नई प्रजातियों का मिलना बड़ी बात है। इससे भारत में इनकी ज्ञात संख्या अब 17 हो गई है। ये दिखाता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है और अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। और हाँ, ये ZSI जैसे संस्थानों के काम को भी उजागर करता है, जो संरक्षण के लिए ऐसा जरूरी डेटा जुटाते हैं। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी, नई प्रजातियों की खोज, संकेतक प्रजाति की अवधारणा और ZSI की भूमिका, इन सब से जुड़ता है। बिल्कुल, छोटे जीव बड़े संकेत। चलिए अब शिक्षा के क्षेत्र की तरफ चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने UDIC प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की है और एक हेडलाइन ये है कि शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। ये UDIC प्लस सिस्टम है क्या असल में? हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। UDIC प्लस का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक बहुत ही अहम ऑनलाइन सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि ये स्कूलों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक इसमें अपना सारा डेटा रियल टाइम में डालते हैं, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, कितने छात्र हैं, कौन शिक्षक है, ये सब कुछ। तो ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो गया। काम कैसे करता है ये और इसका फायदा क्या है? हर स्कूल को एक यूनिक 11 डिजिट का UDIC कोड मिलता है और लॉगिन डिटेल्स। वो डेटा फीड करते हैं जिससे फिर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर वेरीफाई किया जाता है। नेशनल लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसमें 3 मुख्य मॉडल हैं। स्कूल प्रोफाइल, छात्र मॉड्यूल जिसमें हर छात्र का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, और टीचर प्रोफाइल। इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा को स्टोर करना, अपडेट रखना, उसका विश्लेषण करना और फिर योजना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना। यानी प्लानिंग मॉनिटरिंग के लिए एक पावरफुल टूल। तो यूपीएससी के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है? ये सीधे सीधे शासन मतलब गवर्नेंस से जुड़ा है, खासकर शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं। और पहले ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और सुधार किया जा रहा है। डेटा मैनेजमेंट इन गवर्नेंस, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स, ये सब इसके तहत आते हैं।
ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। अब जरा विषय बदलते हैं, भूगोल की ओर चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, सुना है इनको बचाने और फिर से विकसित करने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं, एक नया डेटाबेस भी बना है। ये प्रेरीज क्या होते हैं? हाँ, प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका के विशाल, समतल, समशीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये आमतौर पर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां बारिश कम होती है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो चराई, आग, सूखे और ठंडे तापमान के हिसाब से ही विकसित हुई है। अच्छा, तो यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं? सिर्फ घास ही होती है क्या? घास का दबदबा तो होता ही है, लेकिन वो भी खास तरह की होती है। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं पानी ढूंढने के लिए। ग्रोथ पॉइंट जमीन के पास होता है ताकि चरने या जलने के बाद फिर उग सकें। पत्तियां संकरी होती हैं, हवा से परागण होता है। तने और पत्तियां सिलिका की वजह से कठोर होती हैं, मतलब कम पानी में जिंदा रहने और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कई अनुकूलन, कई अडैप्टेशंस होते हैं। घास के अलावा लाइकेन, मॉस, फोब्स यानी फूल वाले पौधे और झाड़ियां भी होती हैं। जहां थोड़ी नमी ज्यादा है वहां विलो और पॉपुलर जैसे पेड़ भी मिल जाते हैं। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादक और विविध इकोसिस्टम में से हैं। यहाँ के जानवर भी, जैसे एल्क, हिरण, कोयोटे, बैजर, जैक रैबिट, वो भी इसी खुले, हवादार, कम पानी वाले माहौल के आदी होते हैं। क्या दुनिया में और भी जगह ऐसे घास के मैदान हैं? हाँ, बिल्कुल है, बस नाम अलग अलग हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं, अफ्रीका में वेल्ड और एशिया में स्टेपीज। अच्छा, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, ये याद रखना होगा। हाँ, तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक विश्व के जलवायु क्षेत्र और बायोम, खासकर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पौधों के अनुकूलन और संरक्षण, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका से सीधा भारत के हिमालय पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन का एक और असर, गंगोत्री ग्लेशियर। आईआईटी इंदौर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की स्टडी बता रही है कि पिछले 40 सालों में इसका पिघलने वाला प्रवाह 10% कम हो गया है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। गंगोत्री कोई आम ग्लेशियर नहीं है, ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की जीवन रेखा गंगा नदी का मुख्य स्रोत है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय में है, चौखंबा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान से निकलता है और इसे शिवलिंग, थलय सागर, मेरू जैसी कई चोटियों से बर्फ मिलती रहती है। इस ग्लेशियर के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे इसका आकार वगैरह? ये करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, तिब्बत बॉर्डर के पास। लंबाई करीब 30 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर, काफी बड़ा है। इसका जो आखिरी सिरा है जहां से बर्फ पिघलकर नदी का रूप लेती है, उसे गौमुख कहते हैं, गाय के मुख जैसा आकार होने की वजह से। ये बहुत प्रसिद्ध है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है जो फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। और इसका धार्मिक महत्व तो है ही, हजारों तीर्थयात्री हर साल गौमुख तक ट्रेकिंग करके जाते हैं। तो इस स्टडी का और गंगोत्री ग्लेशियर का अध्ययन यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, ये कई विषयों को एक साथ लाता है। भूगोल, जिसमें ग्लेशियर, भारत की नदियां आती हैं। पर्यावरण, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, हिमालय का इकोसिस्टम है। और धार्मिक पर्यटन भी। ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ बर्फ कम होना नहीं है, इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की पानी की सुरक्षा पर पड़ेगा, पूरे गंगा बेसिन के इकोसिस्टम पर पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही बात है। पर्यावरण की चुनौतियों से अब जरा रक्षा प्रौद्योगिकी की ओर चलते हैं। स्वीडन की डिफेंस कंपनी है साब, उसने एक नई मिसाइल निम्ब्रिक्स बनाने की घोषणा की है। ये क्या है? हाँ, निम्ब्रिक्स ये एक CUAS मिसाइल है। CUAS मतलब काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ड्रोन किलर मिसाइल। आजकल युद्ध के मैदानों में छोटे ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ गया है, तो ये मिसाइल खास तौर पर उन्हीं से निपटने के लिए बनाई जा रही है। और ये साब की पहली ऐसी मिसाइल है जो पूरी तरह से ड्रोन्स के लिए ही डिजाइन की गई है। ड्रोन किलर, अच्छा। इसकी खासियतें क्या हैं? मतलब क्या चीज़ इसे अलग बनाती है? इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो कम लागत।
इसे बनाने में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक और बाजार में मिलने वाले सस्ते कमर्शियल और मिलिट्री पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी, ये फायर एंड फॉरगेट है। लॉन्च कर दो, फिर ये खुद ही अपने लक्ष्य का पीछा करती है। रेंज करीब 5 किलोमीटर है। इसमें एक्टिव सीकर लगा है लक्ष्य को ढूंढने के लिए, और इसका वॉरहेड एयर बर्स्ट है, मतलब ये ड्रोन के पास जाकर फटता है, जिससे एक साथ कई ड्रोन्स को गिराया जा सकता है, खासकर अगर वो झुंड में आ रहे हों। इसे जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, अकेले भी या फिर किसी बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर भी, गाड़ियों पर भी लगा सकते हैं या किसी फिक्स जगह पर भी। तो परीक्षा के नजरिए से यहाँ क्या ध्यान रखना है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर डिफेंस टेक, मिसाइल सिस्टम और ये नया एरिया CUAS सिस्टम। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्वीडन जैसे देशों की रक्षा क्षमता भी देखने लायक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके काउंटर मेजर्स ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक हैं। बिल्कुल। अब एक सामाजिक मुद्दे पर आते हैं जो शहरी जीवन और शासन से जुड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा। हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 आई है। इसके कुछ निष्कर्ष जरूर जानने चाहिए। जी, ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने जारी की है और इसे तैयार करने में कई संस्थानों का सहयोग रहा है, जैसे GIA, P-Value Analytics, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। ये देश के 31 शहरों में लगभग 12,770 महिलाओं के सर्वे पर आधारित है, तो इसका सैंपल साइज काफी बड़ा है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? कौन से शहर सेफ हैं, कौन से कम, और क्यों? राष्ट्रीय औसत सुरक्षा स्कोर 65% है। सबसे सुरक्षित शहरों में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई का नाम है। वजह बताई गई है बेहतर जेंडर इक्वालिटी, लोगों की भागीदारी, अच्छी पुलिसिंग और महिला अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं दूसरी तरफ पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे नीचे रहे हैं। यहाँ कारण बताए गए हैं संस्थागत प्रतिक्रिया का कमजोर होना, पितृसत्तात्मक सोच का हावी होना और शहरी सुविधाओं की कमी। क्या रिपोर्ट में हरासमेंट की घटनाओं और सुरक्षा को लेकर महिलाओं की अपनी सोच पर भी कुछ है? मतलब वो क्या महसूस करती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी आंकड़ा है। सर्वे में 60% महिलाओं ने कहा कि वो अपने शहर में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन 40% अभी भी खुद को उतना सुरक्षित नहीं या बिल्कुल असुरक्षित मानती हैं। ये 40% का आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2024 में 7% महिलाओं ने सार्वजनिक जगहों पर कम से कम एक बार हिरासमेंट का सामना करने की बात कही है, और इसमें भी 24 साल से कम उम्र की युवतियां 14% सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। सबसे आम हिरासमेंट वर्बल था 58%, और जगह कौन सी थी? अपना आस पड़ोस 38% और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29%। और रात के समय तो सुरक्षा की भावना और भी कम हो जाती है, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मनोरंजन की जगहों पर। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो शिकायत वगैरह का क्या सिस्टम है, कितना कारगर है वो? यहीं पर स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। रिपोर्ट बताती है कि निवारण तंत्र पर भरोसा बहुत कम है। जिन महिलाओं के साथ हैरेसमेंट हुआ उनमें से सिर्फ 1/3 ने ही फॉर्मल कंप्लेंट की, और सिर्फ 1/4 महिलाओं को ही भरोसा था कि उनकी शिकायत पर कोई असरदार कार्रवाई होगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 53% महिलाओं को ये पता ही नहीं था कि उनके वर्क प्लेस पर POSH यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति है भी या नहीं। जितनी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं उनमें से सिर्फ 22% फॉर्मली रजिस्टर होती हैं, और उनमें से भी सिर्फ 16% मामलों में कोई एक्शन होता है। ये आंकड़े सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। वाकई ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और सिस्टम की कमियों को साफ दिखाते हैं। तो UPSC के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक मुद्दे, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, शहरी शासन में आता है, गवर्नेंस, NCW की भूमिका, लॉ एंड ऑर्डर, पॉश एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में आता है, और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में भी। ये शहरी भारत में महिलाओं की असल स्थिति और उनकी सुरक्षा की चुनौतियों को समझने में मदद करता है, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस के एनालिसिस दोनों के लिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय शासन से अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर। IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी,
इसके प्रमुख ने कहा है कि उनकी टीम ईरान वापस गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में IAEA के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, IAEA ये परमाणु क्षेत्र में साइंटिफिक और टेक्निकल सहयोग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो कानून है स्टैट्यूटो, वो 1956 में बना और 1957 में लागू हुआ। ये UN सिस्टम का हिस्सा तो है, लेकिन एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संगठन है। ये UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्य लक्ष्य ये पक्का करना है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति के लिए हो, हथियार बनाने के लिए नहीं। इसकी संरचना कैसी है? कितने सदस्य हैं? अभी इसके 180 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी मेन बॉडीज हैं जनरल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी सदस्य होते हैं, साल में एक बार मिलते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, 35 सदस्य साल में कई बार मिलते हैं। डायरेक्टर जनरल को चुनते हैं और सेक्रेटेरिएट, जो रोज का काम देखता है। काम वही है, परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु सुरक्षा उपायों को लागू करना, जैसे निगरानी, निरीक्षण वगैरह। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, परमाणु अप्रसार और साइंस एंड टेक, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के लिहाज से ये काफी अहम है। निश्चित रूप से, खासकर जब ईरान जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी की बात आती है, तो इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से वापस भारत सरकार की एक डिजिटल पहल पर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद UMED पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये क्या है? हाँ, उम्मीद पोर्टल। ये नया मॉड्यूल खास तौर पर विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए है। इसके जरिए वो वक्फ अल औलाद संपत्तियों से गुजारा भत्ता पाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पहले ये समझना होगा कि उम्मीद पोर्टल क्या है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मकसद है मैनेजमेंट सुधारना और ट्रांसपेरेंसी लाना। वक्फ संपत्ति तो ठीक है, लेकिन ये वक्फ अल औलाद क्या होता है और इस पोर्टल की खास बातें क्या हैं? वक्फ अल औलाद उसी का एक प्रकार है जिसमें संपत्ति का फायदा मुख्य रूप से दान करने वाले के परिवार या वंशजों के रखरखाव के लिए होता है। इसीलिए ये नया मॉड्यूल इन्हीं लाभार्थियों के लिए है। पोर्टल की विशेषताओं में है, लॉन्च के 6 महीने में सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, माप और जियो टैगिंग के साथ। ये काम स्टेट वक्फ बोर्ड करते हैं। एक नियम ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर है तो वो वक्फ नहीं होगी, पर वो लाभार्थी हो सकती है। अगर टाइम पर रजिस्टर नहीं हुई तो प्रॉपर्टी विवादित मानी जाएगी और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगी। और ये जो नया मॉड्यूल है, इसमें आधार से पहचान होगी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT से जाएगा। तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे लाभार्थी तक मदद पहुंचाना और पारदर्शिता लाना। UPSC के लिए इसकी प्रासंगिकता? ये गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस पोर्टल सोशल जस्टिस, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला मुद्दे, इंडियन पॉलिटी, वक्फ एक्ट, ट्रिब्यूनल और सरकारी योजनाओं से जुड़ा है। ठीक है, अब डिजिटल दुनिया से फिर प्राकृतिक दुनिया की ओर। फ्लोरिडा में बर्मीज पाइथन की आबादी बढ़ गई है और उसे कंट्रोल करने के लिए रोबोट खरगोशों का इस्तेमाल हो रहा है। ये बर्मीज पाइथन क्या है? बर्मीज पाइथन ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये 20 फीट तक लंबा हो सकता है और वजन 113 किलो से भी ज्यादा। मादा नर से बड़ी होती है। ये जहरीला नहीं होता, अकेले रहना पसंद करता है और ज्यादातर रात में एक्टिव रहता है। जंगल का सांप है, तैरने में भी उस्ताद है, आधे घंटे तक पानी के नीचे रह सकता है। बाप रे, ये मूल रूप से कहाँ पाया जाता है और फ्लोरिडा कैसे पहुंच गया? इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? इसका ओरिजिनल घर है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, दक्षिणी चीन, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगल। ये पूर्वी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी मिलता है। फ्लोरिडा में ये पेट ट्रेड यानी पालतू जानवरों के व्यापार की वजह से पहुंचा। लोगों ने पाला, फिर शायद छोड़ दिया या भाग गए, और वहां ये एक आक्रामक प्रजाति, इन्वेजिव स्पीशीज बन गया। मतलब वहां के लोकल इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और विडंबना देखिए, अपने मूल निवास में IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। एक जगह असुरक्षित, दूसरी जगह आक्रामक। ये तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बायोडायवर्सिटी, इन्वेजिव स्पीशीज, IUCN स्टेटस
और भूगोल प्रजातियों का वितरण दोनों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसानी दखलंदाजी कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ सकती है। और आज का आखिरी विषय जापान से। जापानी सरकार ने एआई की मदद से एक वीडियो बनाया है ये दिखाने के लिए कि अगर माउंट फूजी ज्वालामुखी फट जाए तो क्या होगा। पहाड़ है 3776 मीटर्स। ये होन्शु द्वीप के बीच में है, प्रशांत तट के पास, यामानाशी और शिजुओका प्रांतों में। ये एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, मतलब सक्रिय परतदार ज्वालामुखी। आखिरी बार 1707-8 में फटा था। ये फूजी ज्वालामुखी क्षेत्र का हिस्सा है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत होने के अलावा इसका और क्या महत्व है? सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के 3 पवित्र पर्वतों में से एक है ये, माउंट टेट और माउंट हाकू के साथ। ये फूजी हेकोने इजू नेशनल पार्क का सेंटर पीस है और 2013 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये पिछले करीब 26 लाख सालों में बना है। तो ये एआई सिमुलेशन वीडियो एक तरह से आपदा प्रबंधन की तैयारी का हिस्सा हुआ। यूपीएससी के लिए इसका क्या रेलेवेंस है? ये भूगोल, ज्वालामुखी, पर्वत शिखर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और आपदा प्रबंधन, ज्वालामुखी विस्फोट सिमुलेशन, रिस्क असेसमेंट दोनों के लिए प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं के संभावित असर को समझने और लोगों को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। तो ये थी 30 अगस्त 2025 के समसामयिक घटनाक्रम भाग 1 पर हमारी चर्चा। हमने छोटे स्प्रिंगटेल से लेकर विशाल माउंट फूजी तक और शिक्षा डेटा से लेकर महिला सुरक्षा तक कई जरूरी विषयों को छुआ। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात जो बार बार सामने आई वो है इंटरकनेक्टेडनेस। कैसे हमारे ग्रह की अलग अलग प्रणालियां, चाहे वो इकोलॉजिकल हों, सामाजिक हों या भू राजनीतिक, आपस में जुड़ी हुई हैं। एक जगह का बदलाव जैसे क्लाइमेट चेंज हजारों किलोमीटर दूर ग्लेशियर को भी पिघलाता है और शायद शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इन कनेक्शंस को समझना ही यूपीएससी की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। चीजों को अलग-थलग देखने के बजाय एक साथ देखना। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी तैयारी में सहायक होगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और आगे की चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। धन्यवाद।